नमस्कार। मध्यमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर एक बार मैं एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहा हूं जो इन दिनों मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया में और अखबारों में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और ये खबर है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। और इन खबरों में ये कहा जा रहा है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री नहीं बनेगा, किस गुट से कौन होगा, किस समीकरण को, जाति समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को साधा जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अब इस खबर पर बात करना थोड़ा सा दुविधाजनक है। दुविधाजनक इसलिए है कि मीडिया की मंडी में काल्पनिक कथाएं बहुत अच्छे दामों पर बिकती है। सबसे पहली बात तो ये कहना मुश्किल है कि ये मीडिया की मंडी की काल्पनिक कथाएं हैं या कोई राजनीतिक वास्तविकता है। अब राजनीतिक वास्तविकता की बात करें तो राजनीति की मंडी में भी अनाज मंडी की तरह समर्थन मूल्य के भी अलग अलग समीकरण होते हैं और उस समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने के भी कई सारे कंडीशंस होती हैं। और उसी तरीके से राजनीति की मंडी में ये भी होता है कि जिस तरह से एक वायदा बाजार होता है, उसी तरीके से राजनीति की मंडी में वायदे के सौदे भी होते हैं। तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में ये जो घटनाक्रम होने जा रहा है, ये घटनाक्रम क्या मीडिया की काल्पनिक कथा है या फिर राजनीति के समर्थन मूल्य की परिणति है या फिर राजनीति के में जो वायदे के सौदे हुए थे उनके लाभ हानि और उसके गणित को बैठाते हुए उसके परिणाम की अपेक्षा है। लेकिन जो भी हो, मध्य प्रदेश में जो हालात इन दिनों हम देख रहे हैं उनको देखते हुए अगर हम ये बात करें कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश को इस समय किसी ऐसी राजनीतिक गतिविधि की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जिस तरह मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण की चपेट में आया है उसके कारण मध्य प्रदेश को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अकेले इस सारे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। तो उनकी मदद के लिए अगर मंत्रिमंडल के कुछ और साथी होंगे और अलग अलग मोर्चों पर उनको लगाया जा सकेगा तो हो सकता है कि इस लड़ाई में वो ज्यादा अच्छी तरीके से काम किया जा सके, ज्यादा प्रभावी तरीके से अपेक्षित परिणाम लाए जा सके। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग इसी मत के हैं। बड़ा दबाव की स्थिति बनी हुई है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो दबाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है वो मीडिया की तरफ से है, वो राजनीतिक क्षेत्र की तरफ से है, या तो मीडिया में बैठे हुए कुछ लोग ऐसा अपनी तरह से कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, काल्पनिक कथाएं गढ़कर और इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सवाल ये भी उठता है कि अगर मीडिया अपनी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो स्वयं के स्तर पर हो रहा है या किसी के कहने पर ये कैसा सब किया जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो ये राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर मंत्रिमंडल के विस्तार का या उसके मंत्रियों को इंडक्ट करने का जो दबाव है वो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी क्षेत्र से आ रहा है या फिर पिछले दिनों जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसको देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के दबाव की वजह से ये सारी बातें उठ रही है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर कि अलग अलग तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। अखबारों में तो नाम तक चलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से
अगर आएंगे तो ये मंत्री हो सकते हैं, इस क्षेत्र से इनको लिया जा सकता है, जाति समीकरण के हिसाब से इन के नाम हो सकते हैं। उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के जिन लोगों ने, जिन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से, जिस इस्तीफे देने की वजह से कमलनाथ सरकार को जाना पड़ा था, उन मंत्रियों को भी उपकृत करने की बात है। तो उनमें से किस किस को पहले दौर में मंत्री बनाया जाएगा, उनमें से किस किस, उसमें क्या जातीय समीकरण साधा जाएगा, क्या क्षेत्रीय समीकरण साधा जाएगा, ये सिंधिया के कौन से नजदीकी मंत्री होंगे जो कि पहले चरण में मंत्रिमंडल में स्थान पा सकेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कौन जानता है कि इसमें से कौन आएगा, कौन नहीं आएगा और क्या होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि इन सारी चीजों के बीच में एक बात का बहुत गंभीरता से ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की पूरा शासन तंत्र कोरोना जैसे संक्रमण से जूझने में लगा है। ऐसे समय में कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मंत्रिमंडल में नए मंत्रियों को इंडक्ट करने की, उनको लेने की बात हो, कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो, राजनीतिक गतिविधि से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए और खास तौर से ऐसे समय में तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाना चाहिए कि जब भी ऐसी कोई राजनीतिक गतिविधि हो, उसका कोरोना संक्रमण से की जाने वाली लड़ाई पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हमने देखा है पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, उस राजनीतिक घटनाक्रम के कारण मध्य प्रदेश को कोरोना संक्रमण से लड़ाई की तैयारी करने में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सारा प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक नेतृत्व इसी बात में लगा हुआ था, राजनीतिक उठापटक के पीछे लगा हुआ था। और इसमें बाकी राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी कर रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर थी और इस ओर किसी का ध्यान उतनी गंभीरता से नहीं जा रहा था। अब जब मध्य प्रदेश में एक सरकार के जाने के बाद दूसरी सरकार का गठन हो गया है, एक मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो अब ये जो राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है मंत्रिमंडल के गठन का, वो सही है या गलत, मैं इस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये भी जो बात कही जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि इस पूरे प्रकरण के कारण मुख्यमंत्री जो इस समय करीब करीब अपना पूरा समय कोरोना संक्रमण से निपटने की गतिविधियों पर ध्यान देने में बिता रहे हैं, उनका एकमात्र जो लक्ष्य है वो प्रदेश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने और यहाँ के लोग, प्रभावित और पीड़ित लोगों की सहायता करने का है। कहीं ऐसा न हो कि राजनीतिक गतिविधियों के कारण वो ध्यान भंग हो, वो ध्यान बंटे। इस ध्यान बंटने को हमको रोकने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर राजनीतिक गतिविधियां एक बार शुरू हुई तो उसके बाद कई तरीके की उसकी अंतर कथाएं चलने लगेंगी, कई तरीके के दूसरे दबाव काम करने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी में से जिनको शामिल नहीं किया जाता, उनकी तरफ से कई सारी बातें मीडिया में कही जाने लगेंगी, उनको फीडबैक दिया जाने लगेगा, अंदरूनी कथाएं कही जाने लगेंगी। उसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के जिन लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया या जिनको शामिल किया गया, उनके बारे में बहुत सी कथाएं चलने लगेंगी। मीडिया को मसाला मिल जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र के महत्वाकांक्षी लोगों को अपने अपने स्तर पर काम करने की गुंजाइश बहुत सारी मिल सकती है, लेकिन इस राजनीतिक उठापटक में क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कोरोना संक्रमण से जो प्रदेश इन दिनों पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, उसका ध्यान डाइवर्ट होगा, उसका ध्यान भंग होगा। और अगर ऐसा होता है, किसी भी राजनीतिक गतिविधि के कारण अगर ऐसा होता है, तो ये प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा, प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा नुकसान होगा और इससे कई लोगों को जो कोरोना के कारण पीड़ित हो सकते हैं, कई लोगों पर आशंकाएं मंडरा रही हैं, उनको राहत देने में, उनको क्योर करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए ध्यान दिया जाना चाहिए। मंत्रिमंडल का गठन भले ही हो, मंत्रियों को शपथ भले ही दिलाई जाए, लेकिन इतना जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कहीं उस पूरी गतिविधि में सारा ध्यान राजनीतिक उठापटक पर न चला जाए, एक दूसरे को संतुष्ट करने, एक दूसरे को रूठने और मनाने के दौर न चल पड़े। सारा ध्यान मंत्रिमंडल गठन हो या न हो, लेकिन सारा ध्यान इस समय
कोरोना संक्रमण से निपटने पर ही लगाया जाना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा ही होगा। और दोस्तों, आज की बात बस यहीं तक। हाँ, आपसे एक निवेदन जरूर करना है कि अगर आप मध्यमत को देख रहे हैं तो YouTube पर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक हौसला मिलेगा और आपका फीडबैक हमारे लिए उस संजीवनी का भी काम करेगा, ताकि हम इस बातचीत को, इस सिलसिले को और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाने में अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मंच को और पुख्ता और सुदृढ़ बनाने में हमारी जरूर मदद करेंगे। धन्यवाद।